8 मानव अधिकार आयोग की क्षतिपूर्ति संबंधी सत्य की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब आलोचनात्मक मूल्यांकन 7 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। दोस्तों इसको हम आगे पढ़ दे रहे हैं। हेतु पारित किया गया है। मानव अधिकार आयोग की क्षतिपूर्ति संबंधी सत्य का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मानव अधिकारों के उल्लंघन होने के मामले में आयोग द्वारा अनेक उपायों के साथ साथ कई सुझाव दिए गए हैं, किंतु आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण करने में अधिक प्रभावी नहीं रहा है। ऐसे इसलिए क्योंकि यह केवल एक अन्वेषणात्मक एवं सिफारिशात्मक निकाय है। जांच करने के पश्चात यह समुचित प्राधिकारियों से ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश करता है जिसने मानव अधिकार का उल्लंघन किया हो, अथवा यह सरकार के समुचित पदाधिकारियों से मानव अधिकार के उल्लंघन से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अंतरिम अनुदेश प्रदान करने के लिए कहता है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आयोग के अभियोजन की शक्ति प्राप्त नहीं है, अतः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त साधनहीन है। यह संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों द्वारा पहले से प्रावधानित उपचारों के अतिरिक्त किसी उपचार के प्रावधान नहीं करता है। एकमात्र लाभ जो पीड़ित व्यक्ति को मिलता है वह यह है कि आयोग द्वारा अन्वेषण किए जाने के पश्चात यदि यह स्थापित हो जाता है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, यह न्यायालयों से कार्यवाही प्रारंभ करने की सिफारिश कर सकता है। उपर्युक्त से यह प्रतीत होता है कि आयोग पीड़ित व्यक्ति को इस अर्थ में अनुदेश प्रदान करता है। इस प्रकार के मामले में अन्वेषण का प्रारंभ करने के लिए न्यायालय के हस्तक्षेप करने की अपेक्षा नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा आयोग के माध्यम से भेजे गए मामलों में पीड़ित व्यक्ति द्वारा सीधे संस्थित किए गए मामले की तुलना से अधिक गंभीरता से देखे जाने की संभावना रहती है। उपर्युक्त प्रक्रिया मानव अधिकार उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं प्रदान करती है। इसके अलावा आयोग द्वारा यह की गई है जांच इस तथ्य से दृष्टि से निष्पक्ष नहीं होती है कि आयोग के पास कोई स्वतंत्र अन्वेषणकर्ता अभिकरण नहीं है। इसकी अपनी अन्वेषण शाखा का आकार मानव अधिकार उल्लंघन के कई मामलों को अन्वेषण करने में बिल्कुल ही प्रभावी नहीं है। मानव अधिकार के उल्लंघन से उद्भूत मामले में त्वरित विचारण हेतु राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन सत्र न्यायालय की मानव अधिकार न्यायालय के रूप में भी निर्दिष्ट कर सकती है। ऐसा करने से पूर्व राज्य सरकार को यह आवश्यक है कि वह राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श कर सहमति प्राप्त करें। अब प्रश्न नंबर 9, मानव अधिकार न्यायालय क्या है? मानव अधिकार न्यायालय क्या है अथवा मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना के संबंध में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में क्या उपबंध किए गए हैं? राज्यों में जिला स्तर पर मानव अधिकारों के हनन की सुनवाई करने के लिए अलग न्यायालय की स्थापना के संबंध में उपलब्ध नहीं किया गया है, बल्कि जिला स्तर पर कार्यरत न्यायालय की ही हेतु निर्दिष्ट कर दिया गया है। इस संबंध में धारा 30 निम्नलिखित प्रावधान करती है। मानव अधिकार के उल्लंघन संबंधी मामलों में शीघ्र विचारण के उद्देश्य से राज्य सरकार उच्च न्यायालय के सम्मुख न्यायाधीश की मदद से अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए सत्र न्यायालय को विशिष्ट रूप से मानवाधिकार के हनन संबंधी मामलों के विचारण में निर्दिष्ट कर सकती है, परंतु यह धारा वहाँ लागू नहीं होगी जहाँ तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधिक या अधीन ऐसे अपराधों के लिए एक सत्र न्यायालय के पूर्व ही विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा चुका है। दूसरा है एक विशेष न्यायालय के पूर्व में स्थापना हो चुका है। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया है दोस्तों? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अधिनियम की मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोगों तथा मानव अधिकार न्यायालय के गठन हेतु प्रावधान करना था, जो मानव अधिकारों तथा उससे संबंध एवं
नासिक मामलों में बेहतर संरक्षण के लिए था। अधिनियम की धारा 2 मानव अधिकार को परिभाषित करते हुए कहती है कि मानव अधिकार से अभिप्राय संविधान द्वारा प्रतिभूत, गारंटीकृत तथा अंतर्राष्ट्रीयकृत प्रसंविधाओं में सम्मिलित तथा भारत के न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्र, समानता एवं गरिमा से है। इस अधिनियम से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम का मुख्य प्रयोजन मानव अधिकार की अधिक अच्छी तरह से रक्षा करना है। प्रश्न नंबर 11, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत मानव अधिकार की परिभाषा दीजिए। अधिनियम की धारा 2 में व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा के संविधान में गारंटीकृत अधिकार तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में निहित तथा भारत में न्यायालयों को प्रवर्तनीय अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है। अतः अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मानव अधिकार व्यक्ति की संविधान की गारंटीकृत एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में निहित तथा भारत में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा गरिमा से संबंधित अधिकार। यह मानव अधिकार की बड़ी ही संकीर्ण परिभाषा तथा इसमें संविधान की गारंटीकृत सब मौलिक अधिकार भी सम्मिलित नहीं है। उदाहरण के लिए फैक्ट्री में आदि बच्चों के नियोजन में निषिद्ध अनुच्छेद 24, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, उनकी शैक्षिक संस्थाओं का प्रशासन अनुच्छेद 30 आदि सम्मिलित नहीं है। जहाँ तक शब्द अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में निहित भारत में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय शब्दों का प्रश्न है, वह मानव अधिकारों, मौलिक अधिकारों की परिधि में वृद्धि करते हैं। वैसे ही पूर्व अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि भारत में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय मानव अधिकारों को 3 कोटियों में विभाजित किया जा चुका है। उल्लेखित मौलिक अधिकार, अन्य मौलिक अधिकार, अउल्लेखित मौलिक अधिकार। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 12 पढ़ते हैं। क्या दिया है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजकों के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं? विशेष लोक अभियोजन। जिस प्रकार प्रत्येक फौजदारी न्यायालय में अभियोजन की तरफ से एक अभियोजन अधिकारी अथवा अभियोजक की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, उसी प्रकार मानव अधिकार न्यायालय के लिए भी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजन की व्यवस्था धारा 31 के अधीन की गई है। इसके अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय के लिए लोक अभियोजन निर्दिष्ट कर सकती है अथवा किसी अधिवक्ता का जो कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर चुका है, विशेष लोक अभियोजन के रूप में नियुक्त कर सकती है। मानवाधिकार न्यायालय में विचाराधीन वादों की पैरवी करेगा। प्रश्न नंबर 13 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की विवेचना कीजिए। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 33 में उपबंधित किया गया है कि केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से एक निकाय की स्थापना करेगी जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त एवं समनुदेशित कृत्यों एवं शक्तियों का निर्वहन करेगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना निम्नलिखित से होगी। एक अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, ऐसा सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, एक सदस्य जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, 2 ऐसे सदस्य जिन्हें मानवाधिकार से संबंधित मामलों का व्यवहारिक ज्ञान व अनुभव प्राप्त हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा, परंतु यदि आयोग चाहे तो केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमति से मुख्यालय दिल्ली के स्थान पर किसी अन्य स्थान पर भी स्थापित किया जा सकता है। केंद्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 4 में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर एवं मुद्रा अधिपत्र जारी करते हुए की जाएगी, परंतु आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। भारत का प्रधानमंत्री जो इस समिति का अध्यक्ष होगा, लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य होगा, भारत का गृह मंत्री सदस्य होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता सदस्य होगा, राज्यसभा में विपक्ष का नेता सदस्य होगा, राज्यसभा का उपसभा का सदस्य होगा, परंतु उच्चतम न्यायालय के पदासीन जज लेकिन उच्च न्यायालय के पदासीन जज की नियुक्ति भारत में उच्चतम न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। दूसरा, आयोग के अध्यक्ष पद पर किसी सदस्य की नियुक्ति इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि समिति में किसी प्रकार की कोई विद्यमान
शक्ति विद्यमान थी। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक आवश्यकताएं मूलक मानव अधिकार हैं। उपरोक्त कथन के प्रकाशन में संविधान के भाग 4 के महत्व की विवेचना कीजिए। इसमें अथवा करके कई क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे भारत में मानव अधिकार के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व की व्याख्या कीजिए। अब इसमें पढ़ते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, भारत में मानव अधिकार के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मूल अधिकार में न देकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिपादित करते हैं। जैसे आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। उपर्युक्त भाग में संविधान के अनुदेशों की एक ऐसी सूची अंतर्भुक्त की गई है जिसका अनुसरण वर्तमान में भविष्यकालीन सरकारों द्वारा अपनी राजनीतिक जटिलता के बावजूद किया जाएगा। ये निर्देश एवं अनुदेश भारत में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय पर आधारित संविधान के निर्माताओं को लोक कल्याणकारी राज्य संबंधी महत्वाकांक्षा की भावना को व्यक्त करते हैं। इसमें वे लक्ष्य हैं जो उद्देश्य अंतर्विष्ट हैं, जिन्हें सरकार द्वारा प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। अतः वे निर्देशक तत्व जिनके व्यापक रूप से आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार शामिल हैं, मानव अधिकारों का एक भाग होते हैं। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार पर संविदा के परिकल्पित कई अधिकारों को निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया है, जो निम्नलिखित अनुच्छेदों से स्पष्ट है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 के डी में। काम का अधिकार, अनुच्छेद 41 में। प्रसूति सुविधा, अनुच्छेद 42 में। बच्चों का अवसर, अनुच्छेद 39 के एफ में। बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 45 में। जीविका के लिए मजदूरी, अनुच्छेद 43। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 के में। अब क्या है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ईस्वी में पारित होने के प्रमुख उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। अब इसमें क्या है दोस्तों, चूँकि भारत संयुक्त राष्ट्र के सन 1965 में दोनों प्रसंविधाओं में एक सक्रिय एवं पक्ष भागीदार था, इसलिए इन प्रसंविधाओं के रूप में कार्य करना भारत के लिए एक अन्य भागीदार राष्ट्रों को बाध्यकारी था। इसलिए इन प्रसंविधाओं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित किया गया। संक्षेप में इसके अग्रकृत उद्देश्य थे: सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों एवं आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1965 ईस्वी में जिन दो अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं को निर्मित किया गया था, वह भारत भी एक पक्ष था। इसलिए उसके उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए इस अधिनियम को पारित किया जाना भारत के लिए बाध्यकारी था। दूसरा, मानव अधिकार एवं इससे संबंधित मामलों की अवधारणा भारत में एक विदेश राष्ट्रों में एक विकसित रूप में ग्रहण करती जा रही थी। इसलिए समाज में व्याप्त सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन के लिए हिंसा एवं अपराधों के संबंध में एक नई प्रवृत्ति को प्रोद्भूत करने के लिए अधिनियम को पारित किया गया है। तीसरा, सरकार द्वारा वर्तमान कानून में आधिकारिक पारदर्शिता लाने के लिए न्याय प्रशासन की प्रक्रिया एवं पद्धति में दक्षता लाने में प्रभावशाली परिस्थितियों में आसानी से निपटने के लिए तरीके प्रदान करने हेतु इस अधिनियम को पारित किया गया है। चौथा, मानव के प्रति मानव द्वारा दिए गए अधिकारों को मानव अधिकारों की संज्ञा दी गई है, परंतु अधिकार एवं कर्तव्यों की दृष्टि से सरकार और मानव अधिकार की अवधारणाओं को पृथक रखा गया है। प्रत्येक राज्य अपनी प्रजा अर्थात व्यक्तियों के अधिकार प्रदान करता है, जो मानव अधिकार एवं उन्हीं मानव अधिकारों के श्रेष्ठतर संरक्षण के लिए सरकार द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 17, राज्य मानव अधिकार आयोग। अधिनियम में राज्यों में मानव अधिकार आयोग की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिससे अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होंगे। आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है। सदस्यों में से एक सदस्य वह व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है यह रह चुका है। एक सदस्य वह व्यक्ति होगा जो उस राज्य में जिला न्यायाधीश है यह रह चुका है। 2 सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें मानवाधिकार से संबंधित मामलों में पर्याप्त ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ऐसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष के रूप में विधान
सभा के अध्यक्ष राज्य के गृह मंत्री एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे। आयोग के सभी सदस्य 5 वर्ष की अवधि के